नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि और देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 पर आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। 65 घंटे बीतने के बाद कहां तक पहुंचा तपोवन टनल का रेस्क्यू ऑपरेशन। टनल में फंसी 35 जिंदगियों को बचाने के लिए किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जवान? क्या नेवी के मार्कोस कमांडो बचा पाएंगे टनल में फंसे लोगों की जान? और टनल के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखने के लिए देखते हैं टॉप 9 TV9 एट ग्राउंड रिपोर्ट। तपोवन के जिस टनल में अभी भी 35 लोग फंसे हुए हैं, उस टनल की आज की तस्वीर सामने आई है। टनल के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। रेस्क्यू टीम की माने तो जो मलबा टनल में भरा है वो पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है, जिससे रेस्क्यू टीम के सामने उसे हटाने की बड़ी चुनौती है। तपोवन टनल में 35 लोगों की जिंदगी बचाने के लिए युद्धस्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। टनल में मलबा और पानी की परेशानी को देखते हुए नेवी के मार्कोस कमांडो भी रेस्क्यू में जुट गए हैं। नेवी की टीम की मदद ली जा रही है और नेवी की जो मार्कोस है जो उनको बुलाया गया है। परेशानी ये आ रही है कि जितना गाद निकालते हैं पानी के साथ फिर से गाद मिल के आ जाता है, तो उसको रोकने के लिए चूँकि नेवी के लोग बहुत मास्टर्ड होते हैं इस पूरे मामले में, तो उनकी मास्टरी का जो है यहाँ पे उपयोग किया जा रहा है। टनल 1.5 किलोमीटर लंबी है और रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक 120 मीटर तक पहुंच चुकी है, क्योंकि टनल में बार बार पानी और मलबे का स्तर बढ़ता जा रहा है। वहीं तपोवन में तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस होने की वजह से फंसे लोगों को हाइपोथर्मिया होने का डर है। वहीं मलबे की वजह से ऑक्सीजन लेवल भी कम होने की आशंका है। तपोवन बैराज के 4 चैनलों को खोलने के लिए आज नए सिरे से खुदाई होगी ताकि बहाव को रोका जा सके। कोशिश ये की जा रही है कि पानी का जो बहाव है उस बहाव को रोका जाए। उस बहाव को रोकने का फर्क ये होगा कि इधर का जो इलाका है, ये जो पूरा आप लेफ्ट साइड का इलाका देख रहे हैं, इस इलाके में पानी नहीं आ पाएगा। इससे जो है दलदल वाली जो स्थिति है वो मतलब जो है तब्दील हो जाएगी स्ट्रांग में, और उसके बाद यहाँ पे जो है खुदाई चल सकती है। आज बाकायदा यहाँ पे जेसीबी मशीन भी लगाया जाएगा और इन्हीं मशीनों के जरिए खुदाई करते करते उस टनल तक पहुँचा जाएगा। उत्तराखंड के चमोली में रविवार को आए सैलाब में हुई तबाही के निशान काफी भयावह हैं। TV9 भारतवर्ष संवाददाता विपिन चौबे ने ड्रोन कैमरे से मौके से बताया कि कैसे पुल, बांध, पावर प्रोजेक्ट सब कुछ सैलाब बहा ले गया। सबसे पहले मेरे बाईं तरफ देखिए कि जिस रास्ते से ये पानी आया है उसकी तस्वीर देखिए। वो तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहा है, उसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के धराशायी होने के बाद की आप तस्वीरें देख रहे हैं। चमोली में तबाही के सैलाब ने रैणी गांव के दूसरी तरफ के गांव को जोड़ने वाले पुल को पूरी तरह तबाह कर दिया। रैणी गांव समेत 12 गांवों का संपर्क मुख्य पुल से टूट गया है। सबसे पहली तस्वीरें आप देखिए रैणी गांव में तबाही मचाने वाले उस पुल पे जिस पर तबाही मचाया गया। आगे काली मंदिर समेत जितने डैम, जितनी पुल, जितने टावर्स जो भी इसके रास्ते में पड़ता गया, ये उन सबको बहाता गया। तपोवन में सैलाब से श्री ऋषिगंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट तबाह हो चुका है। मलबा इस कदर पड़ा है कि अभी भी वहां से पानी थोड़ा थोड़ा कर बह रहा है। अभी भी पानी और मलबा वहां से रिस कर आ रहा है, लेकिन ये जरूर है कि इस रास्ते से जो पानी और मलबा गुजरा वो इतनी ज्यादा तादाद में, इतनी ज्यादा मात्रा में था कि इस पूरे इलाके में तबाही मचाकर चला गया। TV9 भारतवर्ष की टीम रैणी गांव में उन लोगों से मिली जो सैलाब में आने से बाल बाल बचे। उनकी आंखों के सामने कई लोग सैलाब में बह गए। अच्छा, और कौन कौन था जो वहाँ पे दबे रह गए? एक दूसरे था, वो सास के नीचे में एक घोड़े वाला था, फिर 2-3 मेस वाले थे, ये कंपनी वाले के। अच्छा, कितनी देरी में वो जो तूफान था, सैलाब था, वो आप लोगों को आया? मिनट भी नहीं लगा, बहुत 1 मिनट भी नहीं लगा उसको आने का। जिस वक्त सैलाब आया उस वक्त हाइड्रो प्रोजेक्ट के कई कर्मचारियों की जिंदगी बस 1 मिनट के अंतर से बची। कैसे बची उनकी जिंदगी, उन्हीं से सुनिए। फैसले लेने में 1 मिनट की अगर देरी होती, 1 मिनट के मौका मिला है बस अपनी जान बचाने के लिए इतने आदमी। क्या सोचा कि वहाँ क्रेशर का डंपर गिर गया, जब हल्ला कर रहे थे लोग इधर से, बस उस डंपर को देखने के चक्कर में मेरी जिंदगी बच गई। मैं फिर उसके 1 मिनट के टाइम में अपनी जान बचा ली। दिल्ली में जारी है किसानों का घमासान, कौन करेगा समस्या का समाधान? और किसानों की महापंचायत में प्रियंका गांधी क्यों? किसान आंदोलन से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 खेती पर संग्राम। दिल्ली के टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर किसान अभी भी जमे हुए हैं। स्थानीय लोगों की समस्या आंदोलन की वजह से बनी हुई है। आंदोलन में खालिस्तानी समर्थकों और पाकिस्तानी कनेक्शन के मामले सामने आने के बाद सिंघू बॉर्डर पर भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई। कुंडली बॉर्डर पर आज किसान नेताओं की सरकार से बातचीत को लेकर अहम बैठक होने वाली है। किसान मोर्चा बुधवार को बैठक करके आंदोलन की अगली रणनीति तय करेगा। बैठक में सभी संगठनों के नेता शामिल होंगे।
कृषि कानूनों को लेकर किसानों का विरोध जारी है। कानूनों की वापसी की मांग के लिए गाजीपुर बॉर्डर पर टिके किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार से सॉल्यूशन निकालने की मांग की है। हम क्या सॉल्यूशन निकालेंगे? जब सरकार के समझ में आ जाएगा सॉल्यूशन निकल जाएगा। जब देश में हजारों कानून हैं तो एक ये भी बना दो, क्या दिक्कत है इसमें? दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की भीड़ कम होने लगी, टेंट लगभग खाली हो गए। वहीं किसी भी तरह के उत्पाद से निपटने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग कर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए हैं। यूपी के सहारनपुर के लिए निकली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 2 बजे किसान महापंचायत को संबोधित करेंगी। देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से सड़क मार्ग के जरिए उनका काफिला सहारनपुर पहुंचेगा। किसानों के मुद्दे पर लोकसभा में कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मोदी सरकार को घेरा। अखिलेश ने कहा, एमएसपी का भरोसा सरकार सिर्फ अपने भाषणों में देती है। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने सवाल उठाया कि सदन में आंदोलन के नाम पर एक छोटे से राज्य के मुट्ठी भर आढ़तियों का मुद्दा उठाया जा रहा है, लेकिन कोरोना और इसका पता लगाने वाली चीनी डॉक्टर ली वेन लियांग को भूल गए। कृषि कानूनों की वापसी को लेकर यूपी के अलीगढ़ में हुई किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने पीएम मोदी पर जमकर कटाक्ष किए। आज सदन में जो प्रधानमंत्री गुलाम नबी आजाद की रो सकते हैं, कल किसान की बात करके उनके आंसू नहीं टपके। आंदोलन कर रहे किसानों का मुद्दा कल लोकसभा में उठाया। खुद को आंदोलनजीवी बताते हुए ओवैसी ने कहा, केंद्र सरकार ने सिंघू और गाजीपुर को इंटरनेशनल बॉर्डर जैसा बना दिया है। किसानों पर जुल्म क्यों किया जा रहा है? क्या सरकार किसानों से डर गई है? ओवैसी ने कहा, सरकार को ये तीनों कानून वापस लेना होगा। कृषि कानून के मुद्दे पर मोदी सरकार से अलग हुई शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर ने लोकसभा में किसान आंदोलन को बदनाम करने को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। हरसिमरत ने किसान आंदोलन को लेकर सरकार के रवैये को असंवेदनशील और अहंकारी बताया। उन्होंने कहा, कोरोना काल में जब सब लोग अपने घरों में बंद थे, तब ये कानून बिना सलाह मशवरा किए लाया गया। इधर यूपी में फिर से दोहराया गया बिकरू हत्याकांड। एक्शन में योगी सरकार। जेपी नड्डा की खड़गपुर में चाय पर चर्चा क्यों? और आज शाम 4 बजे संसद पर क्यों होगी देश की नजर? राष्ट्र और राज्यों की खबरों के लिए देखिए टॉप 9 देश प्रदेश। यूपी के कासगंज पुलिस हत्याकांड की जांच में फोरेंसिक टीम जुट गई है। जांच के दौरान कांस्टेबल देवेंद्र की हत्या में इस्तेमाल किए गए सरिया समेत डंडे को बरामद कर लिया गया है। दरिंदगी की हद पार करते हुए हैवानों ने नुकीले हथियार से ही दारोगा और आरक्षी के पेट और गर्दन पर ताबड़तोड़ हमले किए थे। यूपी के कासगंज पुलिस हत्याकांड के मुख्य आरोपी मोती धीमर के भाई एलकार को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद मार गिराया, जबकि मोती धीमर अभी भी फरार है। शराब तस्करों के हमले में एक सिपाही की मौत हुई थी। आरोपियों पर एनएसए के तहत मुकदमा चलेगा। कासगंज में पुलिस पर शराब माफिया के हमले के बाद सीएम योगी खुद घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कांस्टेबल देवेंद्र के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और एक परिजन को नौकरी देने का ऐलान किया गया। दरअसल दारोगा अशोक और कांस्टेबल देवेंद्र को बंधक बनाकर पीटा गया। दारोगा गंभीर रूप से घायल है। बंगाल की खड़गपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज चाय पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल में बीजेपी की परिवर्तन यात्राओं को जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है, जिससे ममता बनर्जी बौखलाई हुई हैं और उनकी दानाशाही लगातार बढ़ रही है। हवाई सेवा को सामान्य रूप से शुरू करने को लेकर केंद्र सरकार सतर्क है। राज्यसभा में उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि कुछ देश 80 से 100% उड़ानों को बहाल करना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल कोरोना संक्रमण को देखते हुए फैसला लिया जाएगा। हरदीप पुरी एक सांसद के सवाल का जवाब दे रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 6:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसका मुख्य विषय सबके लिए सुरक्षित और संरक्षित पर्यावरण और हमारा साझा भविष्य है। 12 फरवरी तक चलने वाले इस कार्यक्रम में गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली, पापुआ न्यू गिनी के पीएम जेम्स मरापे समेत दूसरे लोग मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे के बाद लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दे सकते हैं। इसके लिए बीजेपी ने अपने लोकसभा सांसदों को 3 लाइन का व्हीप जारी कर संसद में मौजूद रहने के लिए कहा है। पड़ोसी पहले कार्यक्रम के तहत भारत ने डोमिनिका को कोरोना वैक्सीन की मदद भेजी है। इससे पहले भारत ने मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, बहरीन, ओमान और बारबाडोस को वैक्सीन की खुराक दी। WHO ने अपने जरूरी टीकाकरण का 70% हिस्सा भारत से ही मंगवाया है। बुलंदशहर में देर रात 25,000 के नामी कुख्यात आबाद कोतवाली देहात पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। बुचानगर के पास आबाद ने पुलिस टीम पर फायरिंग भी की। उस पर गोकशी और हत्या के प्रयास के करीब आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इधर पाकिस्तान सेना को किसका खौफ सता रहा है? क्यों पाकिस्तानी सेना प्रमुख बाजवा आजकल बेचैन से दिख रहे हैं? इमरान खान की नई मुसीबत क्या है और अमेरिका को चीन ने क्यों चेताया है? दुश्मन मुल्कों की हिमाकतों पर देखिए टॉप 9 दुश्मन चीन पाकिस्तान।
भारत के खौफ से पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को मजबूत भारत का डर इस कदर सता रहा है कि वो कभी प्रधानमंत्री इमरान खान से मिल रहे हैं तो कभी अपने अधिकारियों से। बाजवा ने एक बार फिर सेना के अधिकारियों के साथ बैठक की और जम्मू कश्मीर के साथ आंतरिक और बाहरी सुरक्षा पर चर्चा की। विपक्षी घेरेबंदी से परेशान पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के लिए नई मुसीबत हो गई है। साल 2018 के सीनेट चुनाव से पहले का एक वीडियो लीक हुआ है जिसमें इमरान की पार्टी पीटीआई के 2 नेता बिलावल भुट्टो की पार्टी पीपीपी के नेता मोहम्मद अली बाचा से नोटों का पैकेट ले रहे हैं। वीडियो आने के बाद इमरान अपना चेहरा बचाने के लिए विपक्ष पर ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगा रहे हैं। पाकिस्तान के हैदराबाद में कल हुई रैली में बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान पर जमकर हमला बोला। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इमरान ने नया पाकिस्तान का वादा किया था लेकिन ये नया पाकिस्तान बहुत महंगा है। उन्होंने इमरान सरकार को सेना की कठपुतली बता दिया। बिलावल ने कहा कि इमरान सिंध को राज्य नहीं मानते लेकिन यहाँ से गैस कोयला टैक्स लेते हैं। पीएलए के तिब्बत मिलिट्री कमांड ने टैंक्स के साथ मिलिट्री ड्रिल की। चीन के सैनिक टाई 15 लाइट बैटर टैंक के साथ युद्धाभ्यास करते दिखे। 5 किलोमीटर लंबे पथरीले रास्ते पर ऑब्स्टेकल सेक्शन, क्रैटर अवॉइडिंग सेक्शन और वेडिंग सेक्शन पर चीनी सेना के जवानों ने अभ्यास किया। दक्षिणी चीन सागर में चीन की दादागिरी और मनमानी को उसकी सीमा में रखने के लिए अमेरिका के 2 बड़े युद्धपोत ने समंदर में युद्धाभ्यास किया। अमेरिकी नेवी के थियोडोर रूजवेल्ट के साथ निमित्ज युद्धपोत ने पहली बार चीन की कब्जे वाली समुद्री सीमा के पास अपनी ताकत दिखाई। दक्षिणी चीन सागर में अमेरिका ने पहले से मजबूत तैनाती कर रखी है। दक्षिणी चीन सागर में अमेरिकी नेवी के युद्धाभ्यास पर चीन ने कड़ा ऐतराज जताया। चीनी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका की इस कार्रवाई को क्षेत्र की स्थिरता और शांति के लिए खतरा बता दिया। चीन ने कहा कि उसके समुद्री सीमा के पास अमेरिका के युद्धपोत की गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन चीन अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाने को स्वतंत्र है। तुर्की की राजधानी अंकारा में रह रहे उइगर मुसलमानों ने चीन में रहने वाले अपने परिवारों के सदस्यों के बारे में जानकारी मांगी। अंकारा में चीनी दूतावास के बाहर प्रदर्शन कर रहे उइगर मुसलमानों ने कहा कि कई दिनों से चीन के डिटेंशन कैंपों में रखे गए उनके परिवार के सदस्यों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। चीन पर उइगर मुसलमानों पर अत्याचार के आरोप लगातार लगते रहे। चीन के गुइझोंग प्रांत में बीच सड़क पर जेब्रा क्रॉसिंग से पार कर रही मां और उसके छोटी सी बेटी को एक कार ने कुचल दिया। आसपास के लोगों ने तुरंत कार को हाथों से ही उठाकर दोनों को बाहर निकाला। राहत की बात यह रही कि कार के नीचे आने के बाद भी मां बेटे बच गए। दोनों को तुरंत मौके से अस्पताल भेजा गया। चीनी कैलेंडर के मुताबिक नए साल के स्वागत की तैयारियां पूरे चीन में जोर शोर से चल रही हैं। चीन में हर साल 12 फरवरी को लुनार न्यू ईयर मनाया जाता है। नए साल का स्वागत करने के लिए उत्तर पूर्वी चीन के दालियान शहर के ओसन पार्क में रंग बिरंगी पोशाक में चीनी कलाकार अपनी परफॉर्मेंस का अभ्यास करते दिखे। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। सीरिया में कहां हुआ धमाका और कहां रूस के बॉम्बर्स ने दिखाई अपनी ताकत और परमाणु करार पर ईरान ने अमेरिका को क्या धमकी दी है। देखते हैं टॉप 9 बारूदी विश्व। सीरिया के अलेप्पो शहर में बड़ा धमाका हुआ। अलेप्पो के हमदानिया हाईवे के करीब धमाके की आवाज सुनाई पड़ी। धमाके के बाद यहां फायरिंग भी हुई। धमाके और फायरिंग से शहर में अफरा तफरी मच गई। हालांकि ब्लास्ट में किसी की जान नहीं गई। आशंका है कि असद सरकार के खिलाफ जंग लड़ रहे इस्लामिक कट्टरपंथियों ने यह धमाका किया। सीरिया के अल-बाब शहर में ड्रोन से ऑयल फील्ड को निशाना बनाया गया। इस ऑयल डिपो पर तुर्की समर्थित विपक्षी गठबंधन का कब्जा है। ड्रोन और मिसाइल हमले से यहां भारी तबाही हुई है। मिसाइल हमले से यहां आग लग गई। विपक्षी गठबंधन का आरोप है कि सरकारी फौज ने ऑयल फील्ड को निशाना बनाया। रूस के 2 Tu-160 बॉम्बर्स ने बॉर्नेट, ग्रीनलैंड और नॉर्वेजियन सी के ऊपर उड़ान भरी। इन बॉम्बर्स ने लगातार 12 घंटे तक आसमान में उड़ान भरी। इस दौरान रूस का समुद्री बेड़ा भी इन बॉम्बर्स के साथ मार्च कर रहा था। ब्लैक सी में अमेरिका के साथ तनातनी के बीच रूस का ये कदम बेहद अहम है। इजरायल के एक अखबार ने ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह की हत्या में ईरान के लिए एक सैन्य अधिकारी का हाथ बताया है। द टाइम्स ऑफ इजराइल ने दावा किया है कि ईरान के खुफिया विभाग के मंत्री ने एक इंटरव्यू में कहा है कि शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि फखरीजादेह की हत्या में सेना के एक अधिकारी भी शामिल था। ईरान ने परमाणु करार पर अमेरिका को धमकी दी। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका ने उसके ऊपर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों को खत्म नहीं किया तो वह परमाणु हथियार बनाएगा। अमेरिका ईरान को 2015 के परमाणु करार को लागू करने के लिए मना रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने उन आरोपों को बेबुनियाद बताया है जिनमें अमेरिकी सैनिकों पर सीरिया में तेल चोरी में शामिल होने का आरोप लगा था। अमेरिका का कहना है कि उसके सैनिक ISIS आतंकियों का सामना कर रहे हैं। पेंटागन ने कहा कि अमेरिकी सैनिक किसी घोटाले में शामिल नहीं है। जेल में कैद रूस में विपक्ष के नेता अलेक्सी नवेल्नी की टीम ने नवेल्नी समर्थकों से फिर से सड़क पर उतरने की अपील की है। नवेल्नी की टीम ने कहा है कि अपने नेता की रिहाई और रूस से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सड़क पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद करनी होगी।
रूस ने विपक्षी नेता अलेक्सी नवेल्नी के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे लोगों को नाटो का एजेंट करार दिया है। रूस के विदेश मंत्री ने नवेल्नी समर्थकों पर निशाना साधा है और कहा है कि कुछ लोग विदेशी ताकतों के इशारे पर रूस को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन के विदेश विभाग के प्रमुख जोसेफ बोरेल ने रूस पर सख्त बैन लगाने का प्रस्ताव दिया है। पिछले हफ्ते रूस के दौरे से लौटने के बाद बोरेल ने कहा कि रूस में विपक्षी नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रूस में लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है।